आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। कोई फिल्म होती तो हमारे आज के खास मेहमान अंत में शर्तिया विजेता होते, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति है जिसमें वो पैराशूट से उतार दिए गए हैं। उनके साथ 75 साल की एक और नेता भी हैं, यानी सारी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बड़े पर्दे का ये दमदार अभिनेता आज बड़ा नेता है। देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस की कमान राज बब्बर को दी गई है। राज बब्बर भी अपनी सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सपने को सच करने के लिए पूरे यूपी में घूम रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद राज बब्बर ने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की पढ़ाई की और एक ऐसे अभिनेता बने जिन्होंने हीरो और विलन दोनों ही तरह के रोल्स में अपना सिक्का जमाया। जिस दिन आपकी कोई उल्टी सीधी चाल पकड़ी गई तो आप चाल चलना भूल जाएंगे। राज बब्बर ने इंसाफ का तराजू, निकाह, आज की आवाज, कलयुग, दाग जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। राज बब्बर ने साल 1989 में जन मोर्चा से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की थी। बाद में राज बब्बर मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसी पार्टी के टिकट पर वो सांसद भी बने। बाद में मुलायम के साथ भी उनके रिश्ते मधुर नहीं रहे। साल 2006 में राज बब्बर को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद राज बब्बर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2014 के चुनाव में गाजियाबाद सीट से राज बब्बर हार गए, लेकिन कांग्रेस में उनका कद बढ़ता चला गया। यही वजह है कि 64 वर्षीय राज बब्बर को इस उम्र में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूपी में अगले साल कांग्रेस को विजय दिलाने की जिम्मेदारी। आपसे जब भी कोई बात होगी तो उसमें फिल्मों का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि वहीं से आपका सफर शुरू होता है। आपका एक डायलॉग है, कभी किसी नेता का मंच पे दिया गया भाषण और थाने में दी गई गवाही को सच मत मानना। दूसरा डायलॉग है, 3 चीजों से परहेज रखना, शक्कर, नमक और नेता। और फिर आप नेता बन गए। देखिए, दोनों ही चीज़ें मैंने ये कहा इस बात को, और बिल्कुल सही है। 2014 के चुनाव में देख लीजिए, एक नेता ने इतने बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री की प्रत्याशी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, इतने बड़े बड़े वादे किए, महंगाई खत्म हो जाएगी, 15 लाख घर में पहुंच जाएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे नेताओं के लिए ये संवाद कहा गया था, और ये आज भी चरितार्थ है। आज भी है, आज भी चरितार्थ है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 साल की सरकार के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी अभी तक एक वादा पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात जो आपने दूसरे डायलॉग की बात कही है, नमक के बिना आप रोटी नहीं खाएंगे, या नमक डाल के इतना करेंगे तो आपकी हड्डियां गलना शुरू हो जाएंगी। जब चीनी ज़्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी। जब नेता को आप डिक्टेटर मानना शुरू करके उसकी हर बात मानना शुरू कर देंगे तो आप गुलाम बनकर रह जाएंगे, फिर वो नेता नहीं रहता। तो ऐसे नेताओं से और ऐसी शक्कर से और ऐसे नमक से हमेशा परहेज करना चाहिए। गैर कांग्रेसवाद के गर्व से निकले हैं राज बब्बर। जनमोर्चा से आप सीधे समाजवादी पार्टी में गए, समझ में आता है। आप कांग्रेस कहाँ चले गए? इस अंगने में आपका काम क्या है? मेरा इस अंगने में नहीं, मेरा इस विचार और इस सोच में काम है। तो पहले कहाँ था वो सब? पहले भी था। फिर आप क्यों नहीं आए सीधे कांग्रेस में? आप क्यों इधर उधर टहलते रहे? मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँगा। मैं जो शुरुआत में जब मैंने अपना शुरू किया राजनीति का, तो मैं राजनीति के अंदर आया विकल्प मंच के रूप में, और मैं सिनेमा में काम कर रहा था। फिर वो जनमोर्चा बना, जनमोर्चा से जनता दल बना। मैं सिर्फ एक प्रचारक के रूप में रहा और प्रचार किया। प्रधानमंत्री सरकार बनी, मैं वापस चला गया। लेकिन जिस वक्त 1992 के अंदर जो हादसा हुआ बाबरी मस्जिद का,
उसके दौरान बम्बई के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जान माल का, लोगों का। तब दत्त साहब और मैं हिंदू कैंप में भी जा रहे थे और मुस्लिम कैंप में भी जा रहे थे। उस दौरान जो है मुलायम सिंह जी वहाँ पर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इससे लड़ना है तो इसकी गंगोत्री यूपी में है, तुम मेरी मदद करो। मैंने कहा साहब मेरी क्या, मैं किस लायक हूँ मदद करूँ, आप मुझे बताएं क्या करना मैं करूँगा। मैं तो ऊटी में शूटिंग कर रहा था जब उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ लखनऊ, ज़रूरी काम है। और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे राज्यसभा में 1999 में राज्यसभा का सदस्य बनाया। 1999 नहीं, 1993 में। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप तो बिना सोचे समझे चले गए और काफ़ी देर वहीं पर रमते रहे, बैठे रहे, खेलते रहे, देखते रहे पूरा खेल, और आप अचानक जगे और आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो कांग्रेस जाना है, मैं गलत गाड़ी में चढ़ गया? नहीं नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में था, सपा में नहीं था। जैसे ही वहाँ पर लोग सपा में, समाजवादी पार्टी पीछे हो गई और सपाई आगे आना शुरू हो गए तो मैंने आवाज़ उठाई, और जब मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे निकाल दिया गया। तो क्या समाजवादी पार्टी में था, सपा में नहीं था? आप भी मतलब क्विज मास्टर बनते जा रहे हैं, सवाल तो मुझे पूछना है, क्या है ये मतलब समाजवादी पार्टी और सपा एक ही बात नहीं है? समाजवादी पार्टी में वो विचार था जो लोहिया का था, समाजवादी पार्टी में वो विचार था जो गांधी का था, समाजवादी पार्टी में वो विचार था जो एक दबे कुचले व्यक्ति का था। आज तो परिवार के 12 लोगों के हाथ में सोशलिज्म आ गया। तो आप मुझे बताइए अब समाजवादी कहाँ रह गया, अब तो सपा रह गई। आप यूपी आ गए हैं, यूपी पर देखिए ये एबीपी न्यूज़ का आंकड़ा है पोल का, इसको देख लीजिए। एबीपी न्यूज लोकनीति और CSDS सर्वे बीजेपी को 124 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 141 से 151 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 103 से 113 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 से 14 सीटें आ सकती हैं। आप खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली आपकी बात है। खाम में आप हाथ पांव मार रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं? 10-12% आपके वोट मुश्किल से आएंगे, आखिर में वही ढाक के 3 पात, ना आप 3 में ना 13 में। मेरे ख्याल से आपने ये जो मुंगेरी लाल के सपने जो कहा है, मुझे मेरे लिए कहा है या मेरी पार्टी के लिए कहा है, जहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो एक इश्तिहारों की सरकारी पार्टियां का अगर ये सामने आंकड़ा दिखाया है तो बिल्कुल सही आपने दिखाया, इसमें कोई गलती नहीं है। आप सवाल उठा रहे हैं इस सर्वे पर? नहीं, मैं सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। 2014 में कौन से आंकड़े में आप लोगों ने कहा था कि केंद्र के अंदर उत्तर प्रदेश से 73 सीटें एक पार्टी को आएंगी? ये चमत्कार उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा दिखाती रही है। बदलाव उत्तर प्रदेश की जनता में आज से नहीं, शुरू से किया। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी की जो जीत हुई उत्तर प्रदेश में वो केवल लोकसभा चुनाव में केवल चमत्कार थी? क्या आप इतनी समझ रखेंगे राजनीति की, या उनको श्रेय भी देंगे, विरोधी जरूर हों? मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, झूठ के पांव नहीं होते। एक दौड़ लंबी जरूर चल ली जाती है, लेकिन जरा आप देखिए कि यही बीजेपी है और यही बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। आजकल हिंदुस्तान में तालियां नहीं मिल रही हैं, विदेश में जाकर तालियां बजवाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, लेकिन 78 वर्षीय शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया और आप उनकी एक तरह से मैं कहूँ स्टेपनी बनकर उनके साथ चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि एक ऐसे चेहरे की स्टेपनी हूं मैं, ऐसी गाड़ी की स्टेपनी हूं मैं जिसने कुछ करके दिखाया है। बहुत पीछे मत जाइए, आज देख लीजिए 6 मंत्री होते हैं दिल्ली की सरकार में, 3 मंत्री सस्पेंड हो गए हैं। कम से कम 15 साल जो है शीला जी ने सरकार चलाई, ऐसी कभी ऐसा हादसे नहीं हुए। और मैं यहाँ पर कमिट करता हूँ इस बात को कि शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा में शीला जी की सरकार आने के बाद में हम आपको इसमें करके दिखाएंगे कि शिक्षा के अंदर हम एक बराबरी लाकर दिखाएंगे। हम बताएंगे ये प्राइवेट स्कूल जो कॉलेजेस वहाँ पर चल रहे हैं, जो फीसें लेके जो एक आम आदमी को जो बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही, हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है चिकित्सा के अंदर आज जो है जिनको आप झोला छाप जो है जो डॉक्टर्स बोलते हैं, हम चाहेंगे कि मेडिकल इंस्टीट्यूट हों या जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए। इनको झोला छाप कहा जाता है और इनको बाकायदा तैयार किया जाए ताकि गाँव में जाकर ये खिदमत करें। हम बताएंगे कि सुरक्षा के माने क्या हैं।
हम बाकायदा जो जिस तरह से हालात हो गए इस सरकार के अंदर, आज उन्हीं के मुख्यमंत्री के जो मुखिया, जो उस पार्टी के मुखिया हैं, वो कैमरे के सामने आके कहते हैं कि हम लूट तंत्र को रोकने में असमर्थ हैं। राजबब्बर, शीला दीक्षित ब्राह्मण, आपके बारे में खूब खोज चल रही है कि ये सुनार हैं, पिछड़े हैं, ब्राह्मण हैं, पंजाबी हैं, अभी इनको कौन सा लेबल लगाएं, अभी तैयारी चल रही है, जैसा उचित होगा वो किया जाएगा। पर आप अपने चयन को जाति में डूबे, वो राज्य जहां राजनीति जाति में पूरी तरह से डूबी हुई है, उसको कैसे देखते हैं? मैं ठीक है, अगर मुझे बैकवर्ड हूँ तो बैकवर्ड हूँ, लेकिन इसके माने ये तो नहीं है कि मैं कुछ चेहरा हूँ। इसके माने ये तो नहीं कि शीला जी चेहरा हैं। शीला जी चेहरा हैं एक अच्छे मुख्यमंत्री का। शीला जी चेहरा हैं 15 साल की गुड गवर्नेंस का। अब आप देखिए, 3 में 13 में आप हमसे कह रहे हैं, जहाँ पे इस्तेमाल करना वहाँ नहीं कर रहे हैं। 6 में से 3 मंत्री गए, 13 जो है उनके सस्पेंड पड़े हैं। मैं इनकी ईमानदारी मानता, आज की सरकार जो दिल्ली की सरकार है, कि अगर वो इनमें 13 और 3 को निकाल दिए होते, निकाला किसी को नहीं, पार्टी में सभी हैं। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। ये बताइए कि आप तो सोचते समझते हैं, आप कैसे एक भाड़े के आदमी से, जिसका सिद्धांत सिर्फ शायद पैसा है, क्योंकि वो बीजेपी से लेकर जेडीयू तक जा चुका है, कैसे आप बात सुनते हैं प्रशांत किशोर की? कैसे वो आपको तय करेंगे, कैसे वो आपको बताएंगे कि आप इस तरह की चीज़ें बोलिए, इस तरह की बातें कहिए, ये स्ट्रैटेजी होगी? आप कैसे, आपका दिल इस पर कैसे मान गया? पहली बात तो है कि हमने किसी की अगुवाई नहीं की। ये आप देख रहे हैं, यह लेपर लगा हुआ है साउंड का। वो आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट जो बैठा है, अच्छा इंजीनियर ना हो तो ये आवाज़ पहुंचेगी नहीं, और आपकी भी नहीं और मेरी भी नहीं। एक आदमी है जिस काम को जानता है, वहाँ वो बैठा हुआ अच्छी तरह से नॉब हिला रहा है। जब उसको लगेगा जितनी साउंड आगे करेगा, मैं लो जा रहा हूँ तो उसको हाई करेगा, आप लो जा रहे हैं आपको हाई करेगा, ये लो जा रहे हैं। तो वो काम जो कर रहा है वो प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल आदमी काम कर रहा है। वो साउंड रिकॉर्डिस्ट मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है, अगुवाई तो आप कर रहे हैं। मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, यहाँ हम सब लोग बैठे हैं। अगुवाई मेरा नेता कर रहा है जिसका नाम है राहुल गांधी। हम उसके साथ चल रहे हैं, उसके विचार के साथ में चल रहे हैं। बहुत सारे, कोई साउंड इंजीनियर है, कोई कैमरामैन है, कोई लाइटमैन है, ये सब लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह बखूबी काम कर रहे हैं। और हम सब लोग जो है इस रोशनी के साथ में, उस साउंड की ताकत के साथ में हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। असली छवि देखिए, वो आदमी आपके नेता के कंधे पर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि चुनिए एक पिछड़ा, चुनिए एक ब्राह्मण, चुनिए एक मुस्लिम, तभी इस राज्य में नैया पार लगेगी। आपका नेता वही करता है जो उसके कंधे पे बैठा हुआ आदमी बता रहा है। वो बात दूसरी है कि वो व्यक्ति, अब वो साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं है, वो लीड कर रहा है आपको। नहीं, आपको इस सच्चाई को मान लेने मैं कतई क्या है, क्योंकि ये सच नहीं है, ये एक परसेप्शन है। अगर कोई एक प्रोफेशनल आदमी है, वो काम कर रहा है, अच्छा उसका रिकॉर्ड अच्छा है कि वो 2 इलेक्शन में जो है उसने अपना रिकॉर्ड अच्छा दिखाया, तो अब लग रहा है कि यही जिताने आया। नहीं, जिताएगी तो कांग्रेस के विचार, जिताएगा तो कांग्रेस का नेता, जिताएगा तो राहुल गांधी की मेहनत और सोनिया जी का आशीर्वाद। शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, गुलाम नबी आज़ाद जी को प्रभारी बनाया, मुस्लिम 18.5%, 9% ब्राह्मण, इन सबको मिलाकर वो कुछ 28% वाला एक बहुत बड़ा मैजिक जो है उसको किसी तरह कैच करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह यदि आप करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सपा का मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कटेगा और बसपा का ब्राह्मण, तो आप तो वोट कटुआ होकर बीजेपी को फिर सरकार बनवा देंगे। ये कहीं से उधार लेके नहीं आए, सभी कांग्रेस में थे। आज की राजनीति में, आज के परिवेश में ये हो गया है कि एक जाति का एक नेता वो अपने आप को पिछड़ों का नेता बताता है, एक बिरादरी का एक नेता वो अपने आप को दलितों की नेता बताती हैं, है ना, एक धर्म का एक पार्टी वो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बताती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई हमारे यहाँ तो पहले से थे, गांधी पहले से था, वो हिंदू मुसलमान नहीं था, गांधी था, विचार था, हमारे यहाँ पहले से ये लोग थे। अब परसेप्शन में आप लोगों ने मुझे पिछड़ा बना दिया, आपने शीला जी को ब्राह्मण बना दिया, आपने संजय सिंह को ठाकुर बना दिया, आपने जो है तमाम लोगों को, पीएल पुनिया साहब को दलित बना दिया। तो ये मैं तो इसी पर कांग्रेस के बारे में उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि प्रभारी जो हैं वो मुस्लिम हैं, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा हैं, सीएम पद के उम्मीदवार ब्राह्मण हैं, प्रशांत किशोर मार्गदर्शक हैं, सब कुछ है पर वोटर नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, किसी के पास में वोट बैंक हैं, जिनको आप बोलते हैं वोट बैंक हैं। आप देख लीजिए ना, आज की तारीख में क्या हो रहा है। जो वोट बैंक का नारा लगा रहे थे,
जिन्होंने अधिकारों की बात करके अपने आप को इकट्ठा किया, और आज उन्हीं की मुट्ठी ढीली हो रही है। बड़े सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, लेकिन शब्द अच्छा नहीं लगता है सुनने में, कि जहाँ पर तानाशाही होगी वहाँ पर लोग निकल कर भागेंगे। और आपको दिखाई दे रहा है कि आप सोचिए आरएसएस का व्यक्ति जो है वो निकल के भाग रहा है। आप सोचिए ये यहाँ पर जो है आपने ताकत तो बना ली दबे कुचलों के नाम पर, लेकिन वो ताकत जो है ढीली हो रही है। इस सब में आपने एक और व्यक्ति को लिया और उस पर लगातार विवाद रहा, उसकी आवाज सुनिए। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा की बोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। आपको इस व्यक्ति याद है जिसने स्वयं कहा है कि मेरी जबान फिसल गई थी, मेरी गलती हो गई थी। लेकिन क्या जिसने हरामजादा कहा, रामजादे या हरामजादे कहा, जिसने ये कहा कि आप पाकिस्तान जो है कि साहब आप पाकिस्तान चले जाएं, उसके बारे में आपने कभी टिप्पणी नहीं की। आप इधर भी देखिए ना। अब मैं इसीलिए कहा था जब आपने जो सर्वे दिखाया था ना गिनतियों का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी पार्टी, इनका खून खून है, हमारा खून पानी है। हम जो करें हैं तो ये जो करें वो सही है, हम जो करें वो फानी है। ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, बयानवीर तो आप भी हैं। आपने भी कहा कि मोदी जी का जो सीना है वो नहीं, उनका पेट 56 इंच का है। हाँ, तो क्या गलत कहा? ये प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री हैं। हाँ। आपने कहा कि गिरिराज किशोर को पागल खाने में भेजा जाए, उनका इलाज करवाया जाए, खर्चा मैं दूंगा। हाँ। जिस तरह के बयान आप देते हैं, बीजेपी वाले भी यही कहते हैं आपके बारे में। तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बताइए मैंने क्या गलत बात कही? मैं बड़ी विनम्रता से उनका सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूँ कि चलो 10 लाख 15 लाख का सूट जो था पहन लिया एक बार, लेकिन बार बार तो हम लोगों को शर्मिंदा मत करो। हम इतने अपने आप को बड़ा, अब आपके पास आने के लिए मुझे बात सोचना पड़ा मैं क्या पहन के आऊँ आज। नहीं तो मैं तो कुछ भी पहन के चल देता हूँ। मुझे लगा आप तो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, बड़े बड़े परिधान पहन के जो आते हैं, तो मुझे भी आज ठीक से कमीज पहन के आनी पड़ेगी। तो मैं पहन के आया ना। इधर नहीं, उधर ही रखिए इस बार को। राज्य के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए उनका क्या कहना है। ये महज संयोग है कि जो चारों प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी पिछड़े हैं। बब्बर जी को मैं पिछड़ा कहूँ कि मुंबई का कहूँ? राज बब्बर जी, अब कांग्रेस का कोई यूपी में वजूद नहीं है। 2 सीट किसी तरह से वो जीत करके आए, तो वह मुश्किल से जीत करके आए, समाजवादी पार्टी की बी टीम बन करके आए। कांग्रेस की हैसियत यूपी में क्या है? मैं इनके बारे में नहीं जानता, पहली बार आज इनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। नाम आपने बता दिया है, लेकिन कुछ बता रहे थे लोग, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और भगवान करे कि ये सही सलामत रहें, इनकी कोई रिकॉर्ड इनका बाहर ना आए, जब तक सरकार है बचे रहें। मैं इनके तमाम लोगों को जानता हूँ। इनके बड़े डील डॉल वाले एक बड़े नेता भी हैं जो शायद इनकी पार्टी के मुखिया हैं। अब वो बात दूसरी कि इन लोगों के रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं, कोई तड़ी पार है तो कोई केसेस लेके घूम रहा है। राज बब्बर उनमें से नहीं है। राज बब्बर एक मेहनती आदमी, ज़मीन पे चला और ज़मीन पे चलता है। और यही पहचान है कांग्रेस की कि ज़मीन जो है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी ने ज़मीन पर चलने वाले लोगों को आज इकट्ठा करने का काम किया है। राहुल जी के नेतृत्व में आप कह रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका जी बहुत सक्रिय भूमिका निभाएंगी, लेकिन कहीं आप लोगों को रियलाइजेशन, इस बात का डर कि वेस्ट ना हो जाए, 2019 से पहले हार हो जाए, सारा ठीकरा उन पे फूट जाए, इसलिए उनको पर्दे के पीछे रख रहे हैं? आएंगी भी कि नहीं आएंगी? डर किस बात का आप लोगों को? एक बात तो बहुत साफ ये है कि देखिए, जहाँ तक सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अगर हम उनको एक इंडिविजुअल्स की तरह से देखते हैं तो ठीक है, देखना भी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ये वो राजनीतिक परिवार है कि जो कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए, देश की अखंडता, एकता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। तो इन परिवार के कोई भी सदस्य, घर में ये परिवार के 3 बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो एक यूनिट की तरह से सोचते हैं। हमारी उनसे कोशिश ये है, हम चाह भी रहे हैं उनसे, और आप यकीन रखिए कि हमारी मांग और हमारी चाह को ज़रूर कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। लेकिन अब ये सोचना तो उनका काम है, कब आना चाहते हैं। भाई परिवार की उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ देख के, और फिर परिवार में हालात जो हैं उसको देख के किस दिन आएंगे। लेकिन ये यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो ज़रूर जो है, और हमेशा वो आई हैं कि जब जब फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने की बात हुई है, उन्होंने अपना मजबूती के साथ में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, और हमें उनकी आवाज़ की ज़रूरत है और आज भी उठाएंगे। पर राज बब्बर, अगर आप प्रियंका गांधी की इतनी ज़ोरदार मांग कर रहे हैं तो एक बात तो साफ हो जाती है कि आपको वंशवाद में विश्वास है। बड़ी बात ये भी तो है कि अगर प्रियंका पर आप इतना जोर दे रहे हैं
मतलब कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि बार बार कांग्रेस की लुटिया डुबाने के बाद अब टाइम आ गया है कि राहुल गांधी कुछ और ढूंढें, प्रियंका गांधी आ रही हैं। ये भी तो एक बात आती है इसमें। परिवार का फर्ज ये होता है कि जब भी कोई बात होती है, परिवार के अंदर जो सक्षम जिस काम के लिए होता है वो निकलता है। तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटे की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि परिवार के और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए कहाँ जहाँ भी लाभ मिल सकता है उस लाभ को लें, और परिवार के लोगों से हम क्यों ना लाभ लें भाई। इस परिवार ने बलिदान दिए हैं, इस परिवार की अपना एक पृष्ठभूमि है, और तो हम चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे प्रियंका जी आए। आप कैसे कह सकते हैं एक आदमी पीछे हो जाएगा दूसरा आदमी आगे हो जाएगा। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो मुद्दा आते हैं, लोगों के जुड़ा हुआ मुद्दा आते हैं, उसमें बात क्यों नहीं करते। एक लाइनर वन लाइनर से क्या काम होगा, लोगों को कैसे समझ में आएगा। पेट्रोल प्राइसेस आपको पता है जितने पिछले सरकार के टाइम में कितना बड़ा मुद्दा होता थे, लेकिन आपकी नेताएं इस मुद्दे में, ये जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे में क्यों बात आगे खुल के क्यों नहीं बोलते। देखिए, मेरे ये नहीं लगता कि आपने ये कहा कि जो लोगों से जुड़ा हुए मुद्दे से नहीं बोलते हैं। ज़मीन का मुद्दा क्या लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा क्या लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। पेट्रोल के बारे में, जिसमें डीजल के बारे में जो आपने बात की है, संसद के प्लेटफॉर्म पर ये तमाम बातें राहुल जी ने बार बार कही हैं। अभी ये बात आप सही कह रही हैं कि भाई सड़क पर आकर आंदोलन करके क्यों नहीं कहते हैं। आप इंतज़ार कीजिए, जब वक्त आता है तो राहुल गांधी स्वयं इस बात को करते हैं। और राहुल गांधी सिर्फ छोटी बात नहीं करते हैं, जब भी राहुल गांधी बात करते हैं तो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी बड़े मुद्दों पर बोलते दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी एक तरीके से पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। कभी कभी आ जाते हैं, मूड आ जाता है, जग जाते हैं, बोल जाते हैं, वरना पता नहीं रहता कहाँ चले जाते हैं, महीनों गायब रह जाते हैं। किसी को नहीं पता मीडिया में कयास लग रहा है। कांग्रेस वाले भी बेचारे हिचकिचा रहे हैं, बोले आ जाएंगे जब उनको आना होगा। जो आदमी वक्त पर खड़ा हो वो नेता होता है, और नेता वो होता है जो नेतृत्व करे। फर्क राहुल गांधी में ये है कि राहुल गांधी खेत में किसान के पास में जाता है और प्रधानमंत्री विदेश जाता है। इसका जवाब आपने कहा ना, पार्ट टाइम। कौन पार्ट टाइम कर रहा है? देश चलाने वाला पार्ट टाइम कर रहा है देश की बात को, देश में रह के, या देश का नेतृत्व करने के लिए देश के मुद्दों के बीच में खड़ा होने वाला, खेत में और किसान के बीच में जाने वाला ये नौजवान नेता जिसका नाम है राहुल गांधी, वो कर रहा है। ये नौजवान नेता आरएसएस पर बयान देता है, फिर उसके वकील उस पर सफाई देते हैं, फिर वो पीछे हटता हुआ नजर आता है, फिर वो दोबारा मुड़ जाता है। ये कैसा नौजवान नेता है? आरएसएस पे क्या बोला इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, अब भिवंडी में मुकदमा चलेगा। राहुल गांधी ने बहुत साफ आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और वो सवाल है कि हिंदू कौन है। हिंदू क्या वो है जो आखिरी सांस लेते वक्त, मरते वक्त जो हे राम कहता है, या हिंदू वो है जो हे राम कहने वाले को मारता है। यानी मोहनदास करमचंद गांधी जब मर रहे हैं, जब गोली उनके लगी है, तो आखिरी सांस में वो हे राम कह रहे हैं। राहुल गांधी उस हिंदू के साथ में खड़ा है जिसको हे राम कहा है, और वो जो उसके ऊपर जो केस मुकदमे चला रहे हैं, उसकी सोच के लोग, वो सोच के लोग, क्योंकि नाथूराम गौडसे एक नहीं है, व्यक्ति नहीं है, उसकी सोच है। वो कौन लोग हैं जो उसके साथ में खड़े होकर ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी मुकदमा करो। राहुल गांधी ने तो सवाल खड़ा किया, बड़ा सवाल खड़ा किया है कि हिंदू कौन है, हे राम कहने वाला हिंदू है या हे राम कहने वाले को मारने वाला हिंदू है। ये सवाल आज राहुल गांधी ने खड़ा किया। तो आरएसएस के साथ जो ये मुकदमेबाजी हो रही है, उसको आप यूपी में इस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं ले रहा, ये तो वो लेंगे, हमें क्या जरूरत है। हम अपने, मेरा नेता बहुत सीधी बात करता है, वो ये नहीं सोचता। राहुल गांधी की सच्चाई इस बात में, आपने जिसको कहा पार्ट टाइम, राहुल गांधी पार्ट टाइम नहीं है। बाय द वे, हमें उसने मंत्र दिया है कि आप कन्विक्शन के साथ में लोगों के साथ में कनेक्ट करो। हम कनेक्ट करना भूल गए हैं, और उसका असर हमें नजर आया। हमें लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया, हमें कॉन्फिडेंस मिला लखनऊ की 29 तारीख की उस कार्यकर्ताओं की रैली में, हमें कॉन्फिडेंस मिला बनारस की सोनिया जी के उस यात्रा में। तो ये आज उस कॉन्फिडेंस का, उस कन्विक्शन और उस कनेक्ट का असर है। हम चले थे तो हमें लगता था कि हम क्या कहेंगे, और अब जब हम रैलियां कर रहे हैं तो हमें उसका जवाब मिल रहा है।
हेडलाइन, राज बब्बर ने कहा न मायावती से गठबंधन होगा न समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, ना भाजपा से गठबंधन होगा, ना सपा से गठबंधन होगा। यूपी में ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? ब्राह्मणों की अनदेखी या दलितों पर अत्याचार? 3 कारण बताइए कि कांग्रेस को लोग वोट दें। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। आज खास मेहमान राज बब्बर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में आप अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड में आप विस्थापित हैं, शीला जी सीएम का चेहरा हैं, दिल्ली में 15 साल से विस्थापित हैं, संजय सिंह जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, आसाम में विस्थापित हैं, और ये जितने विस्थापित जन हैं वो बस लेकर के चलते हैं, उत्तर प्रदेश की साइट सीइंग करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये जो टूरिज्म पॉलिटिक्स जो चल रही है, ये टूरिज्म पॉलिटिक्स से कुछ निकलेगा क्या? आपको ऐसा लगता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी पहचान मेरे नाम की अगर मुझे किसी ने दी है तो महाराष्ट्र मुंबई ने दी है। मैं वहाँ गया था, आज आया हूँ, अपने घर में आया हूँ। मैंने जब भी राजनीति की उत्तर प्रदेश में की और उस वक्त की है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो था वो एक था। मैं ये कहूँगा किस्मत कह लीजिएगा या देवभूमि का आशीर्वाद कह लीजिएगा कि आज मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। आप लोगों की कोशिश मोटे तौर पर ये लग रही है कि दलित मुसलमान को जोड़ के वोट किया जाए, तो क्या बसपा से कोई तालमेल कर सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं इस बात में मानता हूं और मेरे नेता ने बड़ा साफ कहा है, राहुल जी ने, कि मांगो उससे जो देता है। जो खुद हाथ फैलाकर मांग रहा उससे क्या मांगना? अरे हम जनता से मांगे ना, या जनार्दन से मांगे? जनता से वो मांग कर जो अपनी ताकत बना रहे हैं। तो हम गठबंधन तो कर ही रहे हैं, हमने वादा किया हम गठबंधन करेंगे, लेकिन इस बार खुलकर हम निकल पड़े हैं, हम जनता से गठबंधन करेंगे। हेडलाइन, राज बब्बर ने कहा न मायावती से गठबंधन होगा न समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, ना भाजपा से गठबंधन होगा ना सपा से गठबंधन होगा। अब ना तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी है और ना यहाँ समाजवादी पार्टी है, तो अब सपा से और बसपा से क्या गठबंधन? आपने कहा कि मायावती से आपका कोई प्लान नहीं है, कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे लीडरों से जो हमारी बातें हुई, उनका कहना था कि वो तैयार ही नहीं हो रही है जितनी सीटें हमें चाहिए। पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के 100 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो एक सजेशन ये भी आया कि क्यों ना हम कम से कम उस 100 सीटों के लिए ही हम मायावती के साथ हम गठबंधन करें, जो कि एक बहुत साइजेबल सीट होगी अगर ये तमाम 100 जीत गए अगले इलेक्शन में। तो ये एक आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते? हमें जो चलाने वाला है वो है हमारा नेतृत्व। हमें को चलाने वाला कोई रिमोट नहीं है, और नेतृत्व ने बहुत साफ कर दिया है कि हम अपनी राह चलेंगे, हम जनता के बीच चलेंगे, हम जनता के साथ चलेंगे, जनता को लेकर जनता से मांगेंगे। हम 100-150 की सीट की हमने, हमारी क्या हैसियत, क्या औकात कि हम 100-150 सीट की हम किसी से सौदे करें? अरे हम जिससे मांगना है उससे मांगेंगे। 100 दे, 150 दे, 20 दे, 50 दे, 500 दे, 450 दे, वो देने वाला वो देंगे। और मैं बहुत विश्वास के साथ में कह रहा हूँ। अजीत सिंह का लोकदल है और नीतीश कुमार का जनता दल यू है, डॉक्टर अयूब की पार्टी है, पीस पार्टी। इन छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की कोई बात हो सकती है क्या? देखिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, वक्त आने पर देखिए टाइम है जोड़ेंगे, लेकिन इस तरह का कोई नहीं कि हम कोई बहुत बड़े कोई सौदागरों के बीच में गठबंधन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने मुख्यमंत्री दिया, वो बहू के नाम पे वहाँ स्वीकारता ढूंढ रही हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या आपको कोई ईमानदार चेहरा नहीं मिला था? 2 साल हो गए इन सरकार को, आपने बहुत सारे बयान भी आए, परसेप्शन भी आए, ये हुआ, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, उन्होंने ये किया। भाई 2 साल सामने है, फाइल सामने, आपकी एक भी निकाल के कहीं सजा दे देते उनको। अगर कोई आपको भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नजर आता तो सजा कर देते। उत्तर प्रदेश को अनुभव चाहिए, विजन चाहिए, और उत्तर प्रदेश को एक ईमानदार सरकार चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि शीला जी की सरकार एक ईमानदार सरकार होगी, तोड़ने वालों की सरकार नहीं होगी, ये जोड़ने वालों की सरकार होगी। ये ट्विटर से सवाल हमने मांगा है और ये आशुतोष शर्मा हैं, कह रहे हैं कि 3 कारण बताइए कि कांग्रेस को लोग वोट दें। नंबर 1 कि आप सबको देख चुके हैं,
हम समाज को तोड़कर जातियों वातियों के समीकरणों से नहीं, बल्कि हम समाज को जोड़कर सबके हकों के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट मिलना चाहिए। 2 नंबर? 2 नंबर इसलिए कि हमारे पास में अनुभव है, हमारे पास में ईमानदारी है। 3 नंबर? 3 नंबर ये, हम क्योंकि विकास के लिए चलना चाहते हैं, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है शिक्षा, वो तमाम जो चिकित्सा के जो साधन हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाए, इतने होने के बावजूद भी हम वो पहुंचाना चाहते हैं। वो सुरक्षा के लेकर हम कटिबद्ध हैं और हम वादा करते हैं कि प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ना तो झंडा है और ना डंडा है और वोटर भी नहीं, जिससे आप मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना भविष्य उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं और उसके लिए क्या रणनीति है आपकी? ये सच है, हमारे पास में डंडा नहीं, मगर हमारे पास में झंडे के वो रंग हैं और झंडा है, क्योंकि उस झंडे के रंग के पीछे एक सोच है, बलिदान है, उस झंडे के पीछे जो है त्याग है, उस झंडे के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने एक देश को, प्रदेश को संवारने का संकल्प लिया था। तो हम चाह रहे हैं कि इस झंडे को बेहतरीन डंडे मिलें और डंडे वो हों जो इस झंडे के गौरव को, इस झंडे को लेकर आगे बढ़ें। हम तो निकले हैं, जैसे 2007 में लोगों ने वोट दिया है, 2012 में दिया है, 2014 में दिया है। आप देखिए इस बार भी वो चमत्कार करेगा। महान उत्तर प्रदेश की जनता इस बार चमत्कार करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी और हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जब ये आप चमत्कार शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे साफ लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे नेता कुछ नहीं कर सकते, मेरे वर्कर कुछ नहीं कर सकते, मेरे वोटर कुछ नहीं कर सकते, पार्टी भगवान भरोसे है। मेरा चमत्कार के माने कोई देवी शक्ति नहीं है कि ऊपर से आ रही है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये चमक है और लोग इस चमक का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया है, उनके साथ में धोखा हुआ है। आपको यकीन नहीं हो रहा, आपके दिल्ली के अखबार कम दिखा रहे हैं, लेकिन आप प्रदेश के लोगों के बीच में जाइए, लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच के वो नज़र आ रहा है और आपको नज़र आएगा। दिल्ली में आप किसी को आपको नज़र नहीं आता था, लेकिन आ गया ना। आप उसको चमत्कार कहेंगे, देवी शक्ति कहेंगे, नहीं, वो है, वो बैठा है, वो शख्स जो बैठा है ना नीचे, जिसके पास पहुंचना है, वो आखिरी पंक्ति में, उसके भरोसा चाहिए हमें, वो मिलेगा। बहुत लोगों से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। मुझे याद आता है सुब्रत राय, जिनके घर पे रह के आपने पहला चुनाव लड़ा था। कैसे संबंध हैं उनसे आपके? वो मेरे लिए उस वक्त भी आदरणीय थे, मेरे परिवार के हैं। आप कुछ भी कहिए, लोगों के लिए व्यवसायी हो सकते हैं, लोगों के लिए पैसा किया होगा कि ना मैंने आज तक उनसे कोई टीवी सीरियल लिया उनके चैनल पे, ना मैंने उनके साथ में कोई फिल्म कराई, फाइनेंस कराई, ना मेरी प्रोडक्शन हाउस ने कुछ किया, लेकिन हमारा एक पारिवारिक में थे, बड़ा भाई है तो है। ये दिग्विजय सिंह हैं। नरेंद्र मोदी जी के पहले ज़माने के भाषण और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। अब कहाँ तक सही है मैं तो नहीं जानता। परेश रावल जी ने उनको ट्रेनिंग दी है कैसे बोला जाए, कैसा भाव दिखाया जाए, ऐसा परेश रावल जी ने ट्रेनिंग दी मैं नहीं जानता। अगर परेश रावल जी की कोई इसको चाहते हैं तो हम भी परेश रावल जी से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि परेश रावल जी ने उनको ट्रेनिंग दी है, तो राज बब्बर तो आपके पास भी हैं। जी हाँ, आप ट्रेनिंग यहाँ भी दिलवा सकते हैं। लेकिन परेश रावल जो सफल हुए शायद राज बब्बर नहीं हो पाए, इसलिए मैं कहूँगा कि अगर परेश रावल जी अगर हम लोग को देना चाहे तो दिग्विजय सिंह भी परेश रावल जी से ट्रेनिंग लेना चाहेगा। इसमें क्या बुराई है? मेरे ख्याल एक अच्छे अभिनेता से कोई सीखना चाहता है, दिग्विजय सिंह जी सीखना चाहते हैं, उससे तो कुछ क्या बुराई है। और दूसरी बात यह है कि मैंने परेश रावल जी को, जब मैंने अपनी फिल्म बनाई थी कर्म योद्धा, तो मैंने सबसे पहले इनको बहुत बड़ा ब्रेक दिया था अपनी फिल्म। कांग्रेस की छवि हमेशा से और उसका एक बड़ा वोट बैंक जो था वो गरीबों का रहा है। उसका संगठन का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक समय बयान दिया था कि 12 रुपए में मुंबई जैसे शहर में भरपेट खाना मिलता है। जब मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी तो वाकई मुझे सस्ता खाना मिलता था। और आपको शायद हम लोगों को सवाल करने से पहले देखना चाहिए कि जो राज बब्बर ने कहा था, आपने मध्यम वर्गीय परिवारों को जोड़ना शुरू कर दिया कि मध्यम वर्गीय परिवार कैसे खाएगा 12 रुपए में खाना। बिल्कुल सही है। मेरी बहनों ने मुझसे कहा ये क्या बात कह दी भाई आपने, मैंने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं कही थी, लेकिन मैं शांत इसलिए हो गया कि दिखाने वाले कैमरे पे दिखा रहे थे कि ये देखिए इस होटल में ऐसे जो खाना खा के पेट भरता है उसको कुछ सर्व करने नहीं आता। दादर में अभी राज रसोई में 10 रुपए में खाना मिल रहा है, इसी को
देखने के लिए। जाइए तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, जयललिता अपनी सरकार में अम्मा भोजन देती है, वो 5 रुपए में देती हैं। जाइए उड़ीसा, कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ 10 रुपए में खाना मिलता है। तो भाई मैंने तो 12 रुपए कहा था। मैंने ये बात जो कही थी, मैं वहाँ गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैं आज भी खा सकता हूँ। राज बब्बर आज नहीं खाता है खाना। राज बब्बर ने उस वक्त खाना खाया था जब स्ट्रगल करने के लिए निकला था। पर आपने बयान वापस ले लिया था। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उसको मध्यम वर्गीय कैमरे पे जो दिखाया जा रहा था वो रेस्टोरेंट दिखाए जा रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरी बात को गलत तरीके से दिखा दिया गया है। अब मुझे इसकी सफाई नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो लोग हर्ट हो रहे हैं मुझे अपनी बात को वापस लेना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। और ये दौर रैपिड फायर, ये रैपिड फायर का दौर है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप कह सकते हैं पास, यानी आप जवाब नहीं देना चाहते। और 5 में से 3 सवालों के जवाब आप सही देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। बेहतर सर। तैयार हैं आप? जी। यूपी में ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? ब्राह्मणों की अनदेखी या दलितों पर अत्याचार? दलितों पर अत्याचार ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। दूसरा सवाल, 27 साल से यूपी में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। इसकी ज़्यादा बड़ी वजह आपको क्या लगती है? कि पार्टी में नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हैं, या कांग्रेस जनता की नब्ज़ को पकड़ नहीं पा रही है? हम लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाए और हमें गलती का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और आज नब्ज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप कह रहे हैं? यस, हम कहीं ना कहीं गलत थे। हमने संपर्क करना, हमने उनकी नब्ज़ को कह लें आप, या उनको टटोलने के लिए छूना पड़ता है, हमने छूना बंद कर दिया। तीसरा सवाल, प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में न आने की आप वजह इन 2 में से क्या मानते हैं? उससे राहुल गांधी का कद घटेगा? दूसरा, रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप लगे हैं उसकी वजह से वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। दोनों सवाल ही जो हैं इस तरह से किए गए हैं कि उन सवालों के जवाब जो हाँ या ना में, वो हमेशा उसका एक मकसद डिफरेंट। और मैं आपकी इस मामले में काबिलियत को दाद देता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके दोनों सवाल जो हैं, उस सवाल में अगर कोई महत्वपूर्ण परिवार का कोई महत्वपूर्ण शख्स, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी वो एक पत्नी है। अगर पति के ऊपर आज तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी वो लेती है, क्यों ना ले? ये रैपिड फायर है और इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 2, उनमें से आपको एक चुनना है। और अगर आपको 2 ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो तीसरा रास्ता है कि आप कह दें पास। कि सवालों की जो भाषा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप जो चाहें कर लें। पास। मैं आप जो चाहें कर लें। आपने सवाल छोड़ दिया है एक। चलिए 2 सवाल और हैं, उनमें से एक जवाब देंगे तब आपको ये गिफ्ट मिलेगा। मैं लेके जाऊंगा इसको। राज बब्बर कांग्रेस की कमान किसको देना चाहेंगे? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल गांधी कमान संभाले हैं, वही संभालेंगे। और इस बात को तय कर लिया है पूरी पार्टी ने, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया है, और आज की तारीख में बहुत साफ नजर आ रहा है। अगला सवाल, कांग्रेस को यूपी में किस पर ज्यादा भरोसा है? राहुल गांधी के दौरों पर या प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर? राहुल गांधी। फॉर्मूला किसी का नहीं है। राहुल गांधी के उन विचारों को लेकर आगे चलने के लिए वो तमाम प्रोफेशनल्स, कांग्रेस की सोच को लेकर चलने वाले वो तमाम प्रोफेशनल्स, सबको साथ लेकर राहुल गांधी चाहते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से हम कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। चलिए, 5 में से आपने 4 जवाब दे दिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मुझे ये दे रहे हैं। बताइए। शुक्रिया, हैवी वजनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।